डियर स्टूडेंट्स, अक्सर ऐसा होता है कि उर्दू के पेपर में स्टूडेंट्स के नंबर कम आ जाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि उर्दू बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है? नहीं मेरे बच्चों, उर्दू मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। असल में हम उसे तवज्जो नहीं देते और प्रॉपर तरीके से पेपर हल नहीं करते, इसलिए हमारे नंबर नहीं आते। और मेरिट बनाने के लिए जहाँ बाकी सब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है वहाँ उर्दू की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इसलिए मैंने एक वीडियो ट्यूटोरियल तरतीब दिया है जिसमें ये बताया है कि किस तरह आपने पेपर अटैम्प्ट करना है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ। तो ये आपके लिए वीडियो ट्यूटोरियल बनाया गया है। उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे और फ़ायदा उठाएँगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आखिर पर्चा कैसे हल करें, इस सिलसिले के साथ मैं हूँ प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास ऑफिशियल। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि हमने साल अव्वल यानी फर्स्ट ईयर में उर्दू का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। लें जी, सबसे पहले 20 नंबर का हिस्सा मारूज़ी होगा और ये हमने किस तरह करना है। हिस्सा मारूज़ी हल करते वक्त मंदरजा झैल असूल ज़हन में रखें। कौन से असूल, ये देखें आपके सामने है। मारूज़ी का पर्चा बबल शीट पर करें, और बबल शीट कहाँ होगी? आपकी आंसर बुक का जो फर्स्ट पेज है वो बबल शीट ही होगा। मारूज़ी में किसी किस्म की कटिंग, ओवर राइटिंग, कच्ची पेंसिल या इंक रिमूवर का इस्तेमाल नहीं करना, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ये जहन में रख लें, कटिंग, ओवर राइटिंग ये काम बिल्कुल नहीं करना। और एक से ज़्यादा बबल्स हरगिज़ फिल ना करें। मतलब ये कि जब आपने एक सवाल का एक बबल फिल करना है तो फिर एक ही करना है, एक से ज़्यादा नहीं करना। लें भाई, अगला असूल कौन सा है? देखें, बबल को दरमियान से फिल करना शुरू ना करें। हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बबल के दरमियान में पेंसिल रखी और घुमाना शुरू कर दी, घुमाई गए और एंड पे रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपकी जो इंक है वो बबल से बाहर निकल जाएगी। और जिस बबल से इंक बाहर निकल जाए उसका मतलब यही है कि उसको कंप्यूटर ने रीड आउट नहीं करना और उसका नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। तो हमने क्या करना है, बबल को किनारों से फिल करना शुरू करना है और उसको सेंटर में ले आना है ताकि अच्छी तरह बबल फिल हो सके। और बबल को फिल करते हुए ऐसी रोशनाई इस्तेमाल ना करें जो फैलती हो, और ना ही आपकी बबल को फिलिंग जो बबल से बाहर ना जाए। आपकी फिलिंग को बबल से बाहर नहीं जाना चाहिए। मारूज़ी का वक्त सिर्फ 20 मिनट है, इसलिए 20 मिनट में आपने ये सारा कुछ मैनेज करना है। तो पूरी तरह ध्यान से और हिसाब करके लिखना है कि 20 बबल्स आपने फिल करने हैं 20 मिनट के अंदर अंदर। लें भाई, हिस्सा इंशाइया में पहला क्वेश्चन है नज़्म की तशरीह। नज़्म की तशरीह करते वक्त इन बातों का ख्याल रखें। वो कौन सी बातें हैं? देखें आपके सामने। नज़्म अगर बंद की शक्ल में हो, जैसे मैदान करबला में सुबह का मंजर है, तो दोनों अशार की तशरीह एक साथ करें। और अगर अशार की शक्ल में हो तो अलग अलग करें। जैसे हमद और नात है, ये नज़्में अशार की शक्ल में लिखी हुई हैं, तो इनमें हर शेर की तशरीह आप अलग अलग करें। वैसे इकट्ठी भी लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। नज़्म के अशार की तशरीह अमूमन इकट्ठी की जाती है। सबसे पहले सफ़े के दरमियान में सवाल का नंबर वाज़ेह तौर पर लिखें। इसके बाद नज़्म का अनवान और शायर का नाम हेडिंग बनाकर कुछ खत लिखें। यानी सवाल का नंबर लिखने के बाद इसके बाद क्या करें, नज़्म का अनवान लिखें, शायर का नाम लिखें। इसके बाद क्या लिखना है? फिर शेर लिखना है, ज़ाहिर है। इसके बाद जिस शेर या बंद की तशरीह करनी हो उसे दरमियान में कोशखत करके लिखें। इसके बाद हेडिंग देकर शेर का मफहूम भी लिख दें। इसके बाद हेडिंग देकर शेर की तशरीह करें। तशरीह पैराग्राफ बनाकर करें। हवाला जात को खुशखत और वाज़ेह लिखें, पता लगे कि हवाला जात आपने लिखें। आगे मैं आपको बाकायदा इसका जो है ना वो स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि आपने किस तरह जो है ये सवाल अटैम्प्ट करना है। और गलत हवाला देने से ना देना बेहतर है। एक शेर की तशरीह अमूमन 2 सफ़ात की होती है। और शायर का नाम सिर्फ एक बार लिखना है आपने। नज़्म का नाम भी एक बार, शायर का नाम भी एक बार, यानी हर बार नहीं लिखना। गज़ल की तशरीह, ये दूसरे सवाल की दूसरी जुज़ है। इसको किस तरह आपने करना है? गज़ल की तशरीह करते हुए मज़ल बातों का ख्याल रखें। सबसे पहला पॉइंट देखें, गज़ल के अशार की तशरीह हमेशा अलग अलग करते हैं।
जिस शेर की तशरीह करनी है उसे सबसे पहले सफ़े के दरमियान में खुशखत करके लिखें, मगर इससे पहले सवाल का नंबर लिखना ना भूलें। सवाल का नंबर आपने लिखना ही लिखना है। जो सवाल लिखेंगे उसका नंबर लिखेंगे। हेडिंग देकर शायर का नाम लिखें। शायर का नाम सिर्फ एक बार लिखें, नहीं पहले शेर के साथ ही लिखें, बल्कि कोशिश करें कि शेर से पहले ही शायर का नाम लिख दें ताकि किस्सा निपटे और बाद में तीनों शेरों की तशरीह अलग अलग करेंगे आप। इसके बाद शेर लिखें और हेडिंग देकर शेर का मफहूम भी लिख दें। यानी शायर का नाम लिखने के बाद आपने शेर लिखना है और उसके बाद मफहूम लिखना है। इसके बाद हेडिंग देकर शेर की तशरीह करें। तशरीह पैराग्राफ बनाकर करें और हवाला जात को खुशखत और वाज़ेह लिखें। गलत हवाला देने से ना देना बेहतर है। एक शेर की तशरीह अमूमन 2 सफ़ात की होती है। अब कम लिखें, आपकी मर्ज़ी। ज़्यादा आपके पास नॉलेज है तो ज़्यादा लिखें, मगर टाइम मैनेजमेंट आपने जहन में रखनी है कि आपने 2 घंटे 40 मिनट में ये पूरा पेपर करना है। और उर्दू के पेपर में मुख्तसर तो कुछ होता ही नहीं सिवाय नज़म के खुलासे के, बाकी सब कुछ तवील ही होता है। और शायर का नाम सिर्फ एक बार लिखें। शायर का नाम सिर्फ एक बार लिखें, ये जहन में रख लें बात। जी अब उसका पैटर्न देखें। ये अब नज़म की तशरीह हम लिख रहे हैं। सवाल नंबर 2 अलिफ यूज़ होती है नज़म की तशरीह में। लो, सबसे पहले नज़म का उन्वान हम लिखेंगे और कौन सा लिखेंगे? वही लिखेंगे जो आपकी किताब में हो। इसके बाद हमने शायर का नाम लिखना है। ये देखें जिस तरह स्क्रीन पे आ रहा है ऐसे ही आपने लिखना है। वही लिखें जो किताब में। ये खाली जगह जो दी हुई है, आप जो डैशें लगाई हुई हैं, तो इन डैशों पर आपने नज़म का उन्वान बाकायदा हेडिंग बना के, शायर का नाम भी हेडिंग बना के लिखना है ताकि पता चले एग्जामिनर को कि ये किसी अच्छे स्टूडेंट का हल किया हुआ पेपर है। ये देखें मैंने शेर लिख दिया। ये इस तरह दरमियान में आपने शेर लिखना है। पहुंचता है रिक मैकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तशना लब रखता नहीं या लुत्फ़ आम उसका। सेकंड ईयर का एक शेर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बहरहाल शेर आपने इस तरह दरमियान में लिखना है। अब देखें इसका मफहूम लिखें और मफहूम के बाद क्या करें? लो जी, इसके बाद तशरीह करें। यानी इस तरह मफहूम की हेडिंग देनी है। तो यानी आपने स्टार्ट में कितनी हेडिंग्स देनी है? नज़म का उन्वान की हेडिंग देनी है, फिर शायर का नाम की हेडिंग देनी है, फिर जो है शेर की हेडिंग देनी है, फिर मफहूम की हेडिंग और फिर तशरीह की हेडिंग। और इसके बाद आपने फिर नज़म का उन्वान शायर का नाम नहीं लिखना दूसरे शेर के साथ, फिर शेर लिखना है, फिर मफहूम लिखनी है और फिर उसकी तशरीह लिखनी है। ये देखें जी आगे सवाल नंबर 2 बे आ गया, गज़ल की तशरीह में आ जाता है। इसमें सिर्फ शायर का नाम लिखना है, नज़म का उन्वान नहीं होता इसमें। तो शायर का नाम वही लिखना है आपने जो आपकी किताब में दिया हुआ हो। इसके बाद शेर लिखना है। ये देखें एक शेर मैंने लिखा हुआ है आपके सामने। इस तरह आपने शेर लिखना है। इसके बाद उसका मफहूम लिखना है और मफहूम के बाद उसकी तशरीह करनी है इस तरह हेडिंग देकर। शायर का नाम सिर्फ पहले शेर के साथ लिखना है, बाद में आपने सिर्फ शेर लिख के उनकी तशरीह कर देनी है। पैराग्राफ की तशरीह ये आ गया जी। ईसा नसर का सवाल, इसका सवाल नंबर 3 होता है। पैराग्राफ की तशरीह करते वक्त मदरसल बातों का ख्याल रखें। तशरीह के लिए वो पैराग्राफ मुंतखब करें जो आपको अच्छी तरह आता हो। ये जहन में रख लें 2 पैराग्राफ होंगे आपके पास, ऑप्शन है। नज़म और गज़ल में आपके पास चॉइस नहीं है, लेकिन पैराग्राफ में आपके पास चॉइस मौजूद है। तो तशरीह के लिए वो पैराग्राफ मुंतखब करें जो आपको अच्छी तरह आता हो, इसके सबक और मुसन्निफ का नाम याद हो और इसमें तशरीह की गुंजाइश ज़्यादा हो। ये जहन में रखें कि ऐसे ना करें कि सबक का अनुमान आपको नहीं आता और आप उसमें टांग फंसा लें। सबक का अनुमान अगर आप गलत लिखेंगे तो फिर समझ लें कि आपके पैराग्राफ की तशरीह सारी की सारी जाएगी, क्योंकि सियाक़ो सबाक़ भी उसी के मुताबिक होता है और तशरीह भी उसी के मुताबिक होती है। सबसे पहले सफ़े के दरमियान में सवाल का नंबर वाज़ेह तौर पर लिखें। ये मैं बार बार आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये बात आपके जहन में बैठ जाए कि सवाल का नंबर लाजमी लिखना है और सफ़े के सेंटर में वाज़ेह तौर पर लिखना है कि एग्जामिनर को नजर आए नया सवाल शुरू हो गया है। और सवाल का नंबर वही लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में है। क्वेश्चन पेपर से हट के आपने सवाल का नंबर नहीं लिखना। इसके बाद हेडिंग देकर सबक का अनुमान तहरीर करें। फिर क्या करना है? इसके बाद हेडिंग देकर मुसन्निफ का नाम लिखें। सबक का अनुमान और मुसन्निफ का नाम वही लिखें जो आपकी किताब में दिया गया हो। इसके बाद हेडिंग देकर सियाक़ो सबाक़ लिखें। सियाक़ो सबाक़ 10 से 12 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए। इसके बाद हेडिंग देकर तशरीह करें। तशरीह की लंबाई 2 सफ़ात से लेकर 3 सफ़ात तक हो सकती है। ये भी आपकी हिम्मत है कितनी आप लिख सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 3 अलिफ या बे। पहला पैरा करेंगे तो अलिफ लिखेंगे, दूसरा करेंगे तो बे लिखेंगे। ये ऊपर आपने नंबर लिखना है उसका सेंटर में। ये सबक का नाम लिखेंगे हेडिंग देकर, वही लिखेंगे जो आपकी किताब में दिया गया हो। और मुसन्निफ का नाम भी आप वही लिखेंगे जो आपकी किताब में दिया गया हो। इसके बाद सियाक़ो सबाक़ और सियाक़ो सबाक़ के बाद तशरीह, यानी इस तरह हेडिंग्स बना के आपने ये सारा करना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये एक अच्छे स्टूडेंट ने किया है।
लें भी आगे सबक का खुलासा आ गया। ये देखें जी, सबक का खुलासा लिखते हुए मज़ल बातों का ख्याल रखें। कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है? सबसे पहले सफ़े के दरमियान में खुशखत और वाज़ेह अंदाज में सवाल का नंबर लिखें, ये मस्ट है। ये नहीं लिखेंगे तो बस फिर नुकसान ही करेंगे अपना। इसके बाद हेडिंग देकर मुसन्निफ़ का नाम लिखें, मुसन्निफ़ का नाम आगे वो लिख देंगे। इसके बाद सफ़े के दरमियान में सबक का अनवान लिख के खुलासा लिख दें। खुलासा पैराग्राफ बना के लिखा जाता है और इसकी लंबाई सबक की लंबाई पर मुनहसर होती है। ये ज़हन में रख लें कि सबक बड़ा होगा तो खुलासा भी बड़ा होगा। अब जैसे सबक अदीब की इज्जत है, वो आ गया, वो 6 सफ़े का सबक है और पहला सबक आ गया या दूसरा आ गया, मुख्तसर सबक है, उनका खुलासा भी मुख्तसर होगा। और एक बात ज़हन में रखनी है, लिख लें इस बात को, खुलासा लिखते वक्त अपनी तरफ से कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। खुलासे की तरतीब सबक के मुताबिक होनी चाहिए। बस जो सबक में लिखा है उसी को आपने तरतीब से लिखना है, लेकिन मुख्तसर अंदाज में और अपने अल्फाज में। ये भी नहीं कि सबक का छापा लगा देना है। इसके बाद ये देखें, ये पैटर्न है। मुसन्निफ़ का नाम ये देखें, मौलाना शिबली नोमानी मैंने लिखा है। और सबक का अनवान मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये सेकंड ईयर का पहला चैप्टर है। तो आप अपनी किताब के मुताबिक जो भी आपका हो, यानी पैटर्न यही है इसका। ये देखें पैराग्राफ्स बने हुए हैं और ये देखें खुलासा सबक का। ये फिर देख लें, ये मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। आगे देखें नज़्म का खुलासा। लो जी, नज़्म का खुलासा लिखते वक्त मिर्ज़ल बातों का ख्याल रखिए। सबसे पहले सफ़े के दरमियान में खुशखत और वाज़ेह अंदाज में सवाल का नंबर लिखें। इस बात को नहीं भूलना, सवाल का नंबर आपने मस्त लिखना है और वही लिखना है जो क्वेश्चन पेपर पे हो। इसके बाद सफ़े के दरमियान में नज़्म का अनुमान लिखकर खुलासा लिख दें। कोशिश करें नज़्म का खुलासा एक ही पैराग्राफ में लिखें और उसकी लंबाई नज़्म की लंबाई पर मुनहसर होती है। ज़ाहिर है बड़ी नज़्म का बड़ा होगा खुलासा और छोटी नज़्म का छोटा होगा। खुलासा लिखते वक्त अपनी तरफ से कुछ शामिल नहीं करना आपने, तो ये ज़हन में रखें। अपनी कोई जो है वो उसके अंदर कहानी या अपना फलसफा फिट नहीं करना। और खुलासे की तरतीब नज़्म के मुताबिक होनी चाहिए। जो तरतीब नज़्म की वही तरतीब खुलासे की। ये देखें सवाल नंबर 5, ये नज़्म का अनवान यहाँ लिखें और इसके बाद उसका खुलासा लिखें और आपकी टेंशन खत्म। लो जी, इसके बाद आ गया जी मुकालमा। मुकालमा क्या है? ये गुफ्तगू है। मुकालमा लिखते वक्त मज़ेदार बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले सफ़े के दरमियान में खुशखत और वाज़ेह अंदाज में सवाल का नंबर लिखें। इस बात को नहीं भूलना, सवाल का नंबर लिखना नहीं भूलना, ये मस्ट है। इसके बाद सफ़े के दरमियान में मुकालमे का अनुमान लिखें और मंजरनामा छोटी ब्रैकेट में लिखें। इसके बाद दोनों किरदारों के नाम वाज़ेह तौर पर सफ़े के दाएं तरफ लिखते जाएँ और हर एक के नाम के बाद उसकी गुफ्तगू लिखें। मुकालमे में ज़ुबानो बयान और हिफ्ज़ो मरातब का ख्याल रखें। हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखना है आपने। और मुकालमा 2 से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हो और दोनों किरदारों को यकसा मौका मिले 2 से 3 सफ़ात पर। लो भी सवाल नंबर 6, मुकालमे का यह स्टाइल। ये देखें, यहाँ मुकालमे का अनुमान लिखना है हमने। तो ऊपर सवाल का नंबर लिखा, नीचे उसका अनुमान लिखा सेंटर में। दो दोस्तों के दरमियान महंगाई के मौजू पर मुकालमा। ये यहाँ ब्रैकेट में मंजरनामा लिखेंगे। ये देखें, ये मंजरनामे का फार्मूला। अब ये देखो, अब ये डायलॉग लिखते चले जाएं, ये तरतीब के साथ, ये दास्तों के नाम आगे ये डायलॉग लिखते जाएं और नोट किरदारों के नाम वाज़ेह तौर पर मार्कर से लिखे जाएं ताकि मुकालमे से अलग नजर आएं, नहीं पता लगे कि ये किरदार का नाम है और ये आगे उसका मुकालमा है। इसके बाद 7वां सवाल है दरखास्त लिखना। दरखास्त लिखते हुए मर्ज़ाल बातों का ख्याल रखें। कौन सी बातों का ख्याल रखना है आपने? सबसे पहले सफ़े के दरमियान में खुशखत और वाज़ेह अंदाज में सवाल का नंबर लिखें। इसके बाद क्या करें? सफ़े के दरमियान में दरखास्त का अनुमान लिखें और बताए हुए तरीके के मुताबिक पैराग्राफ बनाकर दरखास्त लिखें। दरखास्त को इमला, कवायद, ज़ुबान बयान और ग्रामर की गलतियों से पाक होना चाहिए। कवायद और ज़वाबित को मज़ रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। यानी दरखास्त में आप 10 में से 10 भी ले सकते हैं अगर आपने टू दी पॉइंट और सही तरीके से लिखी है। और दरखास्त कम अज़ कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़ों पर मुश्तमिल होती है। लो जी, ये दरखास्त का पैटर्न आपके सामने आ रहा है। सवाल का नंबर लिखा आपने सेंटर में। दरखास्त किस चीज़ की है ये देखें, उसका आपने ऊपर लिख दिया प्रिंसिपल साहब के नाम फीस माफ़ी के लिए, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज, अलफ बे जीम। ये यहाँ आपने अलफ बे जीम ही लिखना है। अनुमान, यहाँ दरखास्त का आपने अनुमान लिखना है। बखिदमत के बिल्कुल नीचे अनुमान लिखेंगे, दरखास्त बराए फीस मुआफ़ी जनाब आली। जनाब आली आपने बिल्कुल राइट में लिखना है आशिया छोड़ के, और जनाब आली के नीचे फिर मोदेबाना गुजारिश है लिख के, ये देखें दरखास्त लिख के। इसके बाद आपकी बेहद मेहरबानी होगी। ये मेहरबानी सेंटर में रुक गई है, आप कोशिश करें कि आपकी मेहरबानी थोड़ी सी आगे जाए। इसके बाद लिखना है आपने दरखास्त गुजार और उसी लाइन में डेट डालनी है। इस लाइन में आपने दरखास्त गुजार लिखना है
उसी लाइन में आपने डेट डालनी है। ये देखें दरखास्त गुजार, और ये जी आपका ताबे फरमान शागिर्द, ताबेदार गलत है, ताबे फरमान ठीक है। अलिफ बे जीम, तो ये आपके सामने दरखास्त का पैटर्न है। एक बार फिर देखिए दरखास्त का पैटर्न अपने सामने, ये देखें सवाल का नंबर सबसे पहले, इसके बाद दरखास्त कौन सी आप लिख रहे हैं वो बताएं। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अलिफ बे जीम, ये बिल्कुल सेंटर में लिखना है वर्के के। अनवान बराए दरखास्त फीस माफ़ी, ये अनवान जो है बखिदमत जनाब के नीचे लिखना है। जनाब आली को बिल्कुल राइट साइड पे लिखना है। इसके बाद आपने मुतबाना गुजारिश है कि इसके बाद जो आपका प्रॉब्लम है वो आपने बताना है। इसके बाद आपकी बेहद मेहरबानी होगी, इसको थोड़ा सा आगे करना है आपने, और दरखास्त गुजार वाली लाइन पर ही डेट लिखनी है। और डेट कोशिश करें कि जनाब आली के साथ नीचे आए बिल्कुल। और आपका ताबे फरमान शागिर्द अलिफ बे जीम। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है तलखीस। तलखीस लिखते हुए मज़ल बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले सफ़े के दरमियान में खुशखत और वाज़ेह अंदाज में सवाल का नंबर लिखें। इसके बाद पेपर के आखिर में रफ़अमल के तौर पर तलखीस लिखने की मशक करें, और जब अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हो जाएं तो लिख लें। तलखीस असल इबारत की 1/3 होती है। आखिर पर अनुमान लिखें। ये देखें सवाल नंबर 8, ये लिखें जी तलखीस शुदा इबारत, और बस, और यहाँ पे आखिर पे उसका अनुमान लिखें, ये हेडिंग बनाकर, और इस तरह आपका पेपर जो है कंप्लीट होगा। तो अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आपको और हमें कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू। और मेरा ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेपर हल करने और अच्छे नंबर लेने के प्रॉपर तरीके का पता चल सके। क्योंकि पेपर अगर अच्छा नहीं होगा तो जाहिर है नंबर भी अच्छे नहीं मिलेंगे, और अगर नंबर अच्छे नहीं मिले तो फिर मेरिट रह जाएगा, और इस तरह गड़बड़ हो जाएगी।